आज हम वाईफाई सिक्योरिटी के बारे में अ, कुछ बेसिक डिस्कशन करेंगे। वाईफाई लगभग हर जगह आजकल उपलब्ध है। कहीं पे सरकारी सिस्टम में भी, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पे वाईफाई की सुविधा है। आप अपना खुद का वाईफाई घर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। हर इंस्टीट्यूट में लगभग वाईफाई का होता है एक्सेस पॉइंट। मोबाइल को आप अपने वाईफाई को में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वाईफाई किस तरह से काम करता है, एक छोटा सा उसका स्कीमेटिक डायग्राम है कि वाईफाई के अंदर एक एक्सेस पॉइंट होता है और जो भी मोबाइल है, टैबलेट है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, वो एक क्लाइंट जैसा इससे कनेक्ट हो जाता है। और ये एक्सेस पॉइंट के बाद में पूरा वायर्ड नेटवर्क होता है। तो जहाँ पे भी आप जिस भी नेटवर्क में हैं, जैसे अगर आप ट्रिपल आईटी में हैं तो ये एक्सेस पॉइंट से स्विच पे जाएगा, प्रॉक्सी सर्वर पे जाएगा, फिर इंटरनेट पे जाएगा, जो हमने पहले डिस्कशन किया है। तो एक्सेस पॉइंट से इंटरनेट तक कैसे पहुंचना है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो ये वाला विषय देखेंगे कि क्लाइंट एक्सेस पॉइंट से कैसे कम्युनिकेट होता है। और जो वाईफाई स्टैंडर्ड है वो एक्चुअली इसी लूप के अंदर है। ये जो लूप है क्लाइंट से एक्सेस पॉइंट के बीच में, इसमें कैसे कनेक्टिविटी दी जाए। तो जैसा आपको मालूम ही है, जैसे हम वाईफाई इनेबल करते हैं तो हमें कुछ कुछ नाम आते हैं। ट्रिपल आईटी आएगा या जो भी असेसमेंट आपके उसमें है, जो भी नाम दे रखा है आपने, जैसे मोबाइल का हॉटस्पॉट अगर इनेबल किया है तो उसके अंदर एक नाम आएगा आपका, जो भी नाम आपने सेट किया है। ये जो नाम आता है इसको हम सर्विस सेट आइडेंटिफायर कहते हैं। तो हर असेसमेंट जो है वो अपना एसएसआईडी ब्रॉडकास्ट करता है, और वैसे ही क्लाइंट का भी अपना एक एसएसआईडी होगा। कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश होता है, तो एक एक्सेस पॉइंट से बहुत सारे क्लाइंट्स कनेक्ट हो सकते हैं। इनकी फिजिकल लोकेशन कहीं पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। इस पूरे एरिया में वायर के उधर भी हो सकता है। तो जब इस टर्मिनल को इससे कनेक्शन लेना है और ये दोनों अकेले हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सीधे अपना भेजेगा रिक्वेस्ट, ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा और काम हो जाएगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा टर्मिनल हैं तो ये संभावना है कि जब ये रिक्वेस्ट कर रहा है उस समय ये भी रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये दोनों के पैकेट आपस में मिल जाएंगे, कोलिशन हो जाएगा और कम्युनिकेशन हो नहीं पाएगा। तो इसके लिए एक टिपिकल सिस्टम प्रोटोकॉल यूज किया जाता है जिसको आरटीएस सीटीएस बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत जिसको भी वाईफाई एक्सेस पॉइंट से जुड़ना है वो एक रिक्वेस्ट टू सेंड भेजेगा, और ये जो एक्सेस पॉइंट है वो क्लियर टू सेंड भेजेगा। तो जैसे इसने रिक्वेस्ट टू सेंड भेजा तो ये इसका सर्कल है, इस सर्कल से ये जा रहा है। ये रिक्वेस्ट टू सेंड इसके पास नहीं पहुंच रहा है, इसका रिक्वेस्ट टू सेंड यहाँ तक आ रहा है। लेकिन जब ये क्लियर टू सेंड भेजेगा, इसको भेजेगा, तो ये जो क्लियर टू सेंड सिग्नल है ये दोनों को रिसीव होगा। तो इन दोनों को मालूम पड़ जाएगा कि किसको उसने क्लियरेंस दिया है, किसको क्लियरेंस नहीं दिया है। जिसको क्लियरेंस नहीं दिया गया वो फिर डिफर करेगा, ट्रांसमिशन नहीं करेगा। ये सिंपल प्रोटोकॉल, आरटीएस सीटीएस पैटर्न इसको बोला जाता है। आप रिक्वेस्ट करिए असेसमेंट से, असेसमेंट जो है किसी एक को क्लियर टू सेंड करेगा, वो स्टार्ट करेगा ट्रांसमिशन। बाकी सब जो क्लियर टू सेंड सुनेंगे वो फिर ट्रांसमिशन नहीं करेंगे, तो एक सक्सेसफुल ट्रांसमिशन होगा। अब ये जो ट्रांसमिशन होता है या जो वाईफाई की सर्विसेज हैं, ये सर्विसेज 802.11 IEEE स्टैंडर्ड के अंतर्गत आती है।
सो जो इनिशियल वर्जन था 802.11, जिसको आजकल वाईफाई जीरो भी बोलते हैं, ये वाईफाई जीरो 1 2 3 जो वाईफाई के हैं, ये वाईफाई 4 का नॉमेनक्लेचर करने के बाद में नाम रखा गया। पहले इनको वाईफाई जीरो वाईफाई 1 नहीं बोलते थे। 802.11, 802.11G, समथिंग लाइक दिस, इस तरह से कुछ कुछ नाम दिया था। तो फोर्थ जनरेशन वाईफाई मीन्स 802.11n IEEE वाईफाई स्टैंडर्ड, and in 2021 Wi-Fi 6 was launched and widely deployed across the world. It is 802.11x. तो ये जो स्टैंडर्ड है, इनका मतलब होता है कि किस तरह से कम्युनिकेट होगा, फिजिकल लेयर पे डाटा कैसे होगा, किस फॉर्मेट में भेजा जाएगा, OFDM टेक्नोलॉजी यूज किया जाएगा या कोई और टेक्नोलॉजी यूज किया जाएगा, CDMA यूज किया जाएगा, क्या किस तरह से फिजिकल लेयर पे डाटा जा रहा है। तो टेक्निकल पार्ट में हम लोग नहीं जा रहे हैं, बस आपकी जानकारी के लिए इतना रहे कि जैसे सेल्युलर की जनरेशन होती है और हम बोल रहे हैं 5G 6G मोबाइल फोन्स, इस तरह से वायरलेस लैन की भी जनरेशन सब डिफाइन हो गई है। सो करंटली वाईफाई 6 और वाइडली डिप्लॉयड है, वाईफाई 7 इज आल्सो कमिंग अप। तो वाईफाई के डिफरेंट जनरेशन्स कैसे काम करते हैं, ये हमारा टॉपिक नहीं, ये जस्ट केवल आपकी जानकारी के लिए हमने इंट्रोडक्शन के लिए बताया। हमारा जो कंसर्न है वो है वाईफाई सिक्योरिटी के लिए, कि ये जो लिंक है जो कि एयर में है, जिसमें कि एक बंदा भेज रहा है, बाकी सब लोग उसको सुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तब तो नहीं सुन रहा, अगर यहाँ पे होता तब तो ये सीधे सुनाई देता है इसको। कहीं भी हो सकता है, कोई भी टर्मिनल, ऐसे बहुत सारे टर्मिनल हो सकते हैं। तो जब एक क्लाइंट एक्सेस पॉइंट से वायरलेस चैनल पे कम्युनिकेट कर रहा है, तो उसके लिए सिक्योरिटी का क्या प्रोविजंस हो, इसके लिए वाईफाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स है। तो जब वाईफाई स्टार्ट हुआ पहले, तो वायरलेस इक्विवेलेंट प्राइवेसी स्टैंडर्ड WEP स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया। बहुत बेसिक था, वनरेबल था, बहुत सारी प्रॉब्लम आई, मिसयूज किया गया। तो ओवर द टाइम इसको अपग्रेड किया गया, वायरलेस प्रोटेक्टेड असेस WPA, फिर WPA 2, WPA 3 को भी डिफाइन कर दिया गया है, लेटेस्ट है। अभी उतना पॉपुलर नहीं हुआ, बाकी ये नया नया एक वर्जन भी आ गया WPA के। सो WPA वायरलेस प्रोटेक्टेड असेस, ये जो WPA प्रोटोकॉल है, WPA 2 पर्टिकुलरली, इस पे ही आज हम डेमोन्स्ट्रेशंस देखेंगे। तो वाईफाई क्या है, बेसिक्स क्या है, किस रेंज में हम बात कर रहे हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि हम जो भी चर्चा करेंगे आज, जो भी डिस्कशन होगा, वो इस लिंक के ऊपर डिस्कशन होना है। अब ये आता है कि वायरलेस लेन में कितने तरह के अटैक अभी तक आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उसमें से कुछ मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, लिस्ट किया हूँ। ये आप देख सकते हैं किस किस तरह के अटैक होते हैं, ठीक। ये सभी आपको मालूम होना चाहिए, कम से कम जानकारी होना चाहिए कि रोग वायरलेस डिवाइस क्या है, मेक स्पूकिंग क्या है, इंक्रिप्शन क्या है, ऑथेंटिकेशन अटैक क्या है, DOS अटैक क्या है। तो इनमें से कुछ को तो मैं खुद अभी इसी लेक्चर में आपको बताऊंगा, और बाकी एक मैंने लिस्टिंग पूरी कर दी है, आप अपने हिसाब से इसको स्टडी करिएगा। थोड़ा जो बेसिक है वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो वाईफाई का जो नेटवर्क की हम बात कर रहे थे, जो डिस्कशन कर रहे थे, वो ये वाला ऑथेंटिकेट नेटवर्क हो गया, कि एक ऑथेंटिकेटेड एक्सेस पॉइंट है, उससे एक ऑथेंटिकेटेड कस्टमर है, वो गया और उसने अपना इंटरनेट को एक्सेस कर लिया, जो अपने नेटवर्क रिसोर्सेस इंटरनेट पे उनको एक्सेस कर लिया, और पूरा सिस्टम स्मूथली चल रहा है। लेकिन वायरलेस के अंदर ये पॉसिबल है कि कोई आपको इलेजिटिमेट डिवाइस आपको ओवरहियर कर रहा है और आपकी जानकारी इकट्ठा कर रहा है। यह भी संभव है कि कोई एक असेस पॉइंट जो लेजिटिमेट नहीं है, वो डायरेक्टली स्विच को असेस कर पा रहा है, और फिर ये असेस पॉइंट ही अगर लेजिटिमेट नहीं है, अगर ये मलिशियस है, तो इसके साथ जितने लोग कनेक्ट होंगे वो पूरा सिस्टम के ऊपर अटैक करेंगे।
तो ये सब चीज़ें कैसे होती है और किस तरीके से अल्टीमेटली सिस्टम में प्रॉब्लम्स आती है, इसका हम एक छोटा सा डिमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। और ये जो डिमोन्स्ट्रेशन देखना है, पिछले लेक्चर में हमने ये वाली चीज की थी कि जो डिमोन्स्ट्रेशन देखना है वो हम लिनक्स सिस्टम पे देखेंगे। और लिनक्स का जो एक ये जो काली ऑपरेटिंग सिस्टम है, पर्टिकुलरली लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे बनाना है और कैसे सिस्टम में लगा के रेडी करना है। तो जब आपने इसको इंस्टॉल करके वो कर लिया है, तब आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा बटन आपको दिख रहा है। जब इस बटन को आप क्लिक करेंगे, तो इस बटन को क्लिक करने से आपके पास एक स्क्रीन खुल जाएगा, टर्मिनल खुल जाएगा। जैसे विंडोज के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट पे हम लोग टर्मिनल खोले थे, वैसे ही लिनक्स के अंदर ये कमांड प्रॉम्प्ट पे एक टर्मिनल खुल जाएगा। तो हम जो डिमोन्स्ट्रेशन करेंगे वो डिमोन्स्ट्रेशन उस कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू करेंगे। तो सबसे पहला जो डिमोन्स्ट्रेशन मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो ये है कि मेक एड्रेस डिवाइस का चेंज कर दिया जाए। ना ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है आप ये समझिए कि बाय डिफॉल्ट जो है, जो नेटवर्क की डिवाइसेस की समझ होती है वो ये होती है कि जो मेक एड्रेस है वो हमेशा परमानेंट होता है। वो एक फिजिकल एड्रेस है, वो एक यूनिक एड्रेस है, वो एक मैन्युफैक्चरर के द्वारा असाइन किया जाता है और ये सब चीजें सही है। स्टैंडर्ड यही है, ये सब क्वालिटी होती है। तो सिक्योरिटी के अंदर क्या किया जाता है, बहुत से एक्सेस पॉइंट इस पे रिलाय करते हैं मैक पे, और जो डिवाइस उससे कनेक्ट होते हैं, लेजिटिमेट डिवाइस होते हैं, उनके मैक एड्रेस को ही वो अपनी टेबल में इंटर करते हैं और केवल उन्हीं को नेटवर्क यूज करने के लिए अलाउ करते हैं। ये एक तरह की सेटिंग है, और भी बहुत तरह की सेटिंग हो सकती है। तो इतना रिलायंस क्यों किया जाता है मैक के ऊपर? क्योंकि ये क्वालिटीज मैक के अंदर होती है। इसको परमानेंट समझा जाता है, इसको लेजिटिमेट समझा जाता है। तो अगर किसी टूल के द्वारा कोई डिवाइस अपना मेक आईडी ही चेंज कर ले, तो इस एक्सेस पॉइंट को तो कभी भी मालूम नहीं होगा कि ये चेंज्ड वाला आईपी है या ओरिजिनल आईपी है। चेंज व मेक है ना, मेक की बात कर रहा है, आईपी नहीं, कि ये चेंज्ड मेक एड्रेस है या फिर ओरिजिनल मेक एड्रेस है। तो इससे सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। क्या हो जाएगा? इसको जनरली लोग अपनी आइडेंटिटी छुपा के एनोनिमिटी से काम कर सकते हैं। इसके अंदर आप किसी दूसरे आईपी को, किसी दूसरे मेक एड्रेस को यूज कर रहे हैं, तो आप उस पर्सन जैसा अपने आप को दिखा रहे हैं। जैसे सिस्टम तो अलाउ नहीं कर रहा है, आपके मेक आईडी को अलाउ नहीं कर रहा है। आपने देखा है इसको, एसीएल को मॉनिटर किया, एसीएल को मॉनिटर करके आपको मालूम पड़ा कि ये जो है ये वाला मेक आईडी उसने अलाउ कर रखा है। आपने अपना मेक आईडी अगर ये बना लिया और आपने जब इस असेस पॉइंट को कनेक्ट किया, वो चेक करेगा, उसको मिल जाएगा, आपको असेस दे देगा, जबकि आपका ये मेक आईडी नहीं है, आपने इसको बना लिया। कैसे बनाया? टूल यूज करके। तो कौन सा टूल यूज करेंगे, कैसा टूल यूज करेंगे? बहुत सारे ऑप्शंस। यहां पे हम जो टूल यूज कर रहे हैं उस टूल का नाम है मैक चेंजर टूल, जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है और जो काली ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इनबिल्ट है। इसीलिए हमने काली ऑपरेटिंग सिस्टम वाला लिनक्स का वर्जन लिया है। अगर आप कोई दूसरा लिनक्स का वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपको ये मैक चेंजर अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा उस पर, लिनक्स पे तब ये चलेगा। तो ये एक एग्जांपल कोड में बता रहा हूं आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो हम पहले देखते हैं ये कैसे काम कर रहा है। तो इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं और
ये टर्मिनल जो ऑपरेटिंग सिस्टम का मैंने आपको बताया था, तो ये टर्मिनल आपका खुल जाएगा। ये टर्मिनल के ऊपर आप लिनक्स का कमांड देखें पहले, इफ कॉन्फिग कर देते हैं। तो इफ कॉन्फिग जब मैंने कमांड किया इसके अंदर, तब आप इसके अंदर देखेंगे कि ये जो डिटेल्स है सिस्टम की स्पेसिफिक, वो पूरी डिटेल्स इसके अंदर आ गई। क्या आ गई? अब आप इसके अंदर से रीड कर सकते हैं। ये आपका इथरनेट की डिटेल है। ये आपका जो करंट मैक एड्रेस है उसका डिटेल आ गया, जो इथरनेट का, जो इथरनेट वाला आईपी है वो आईपी आ गया 172.16.25.67। ये मेरे सिस्टम का आईपी है जिसपे कि मैंने ये काली ओएस चलाया है। ये वायरलेस लैन कार्ड जो मेरे सिस्टम पे लगा है, मेरे कंप्यूटर पे लगा है, ये उसकी डिटेल है। और उसका आईपी, उसका जो मैक एड्रेस है एज ऑफ नाउ, जो परमानेंट है, जो कि असाइन किया है मैन्युफैक्चरर ने, वो है ये 7E:C8: ये पूरा लंबा सा जो है, ये पूरा आईपी एड्रेस, जो ये पूरा मैक एड्रेस इस वायरलेस लेन का है। और वायरलेस लेन को कैसे इसने किया है? WLAN 0। ये इसकी आइडेंटिटी है मेरे वायरलेस अडेप्टर की। आपके सिस्टम में मैन्युफैक्चरिंग कार्ड जो भी लगा है वो अपने हिसाब से कुछ दूसरा भी यहाँ पे नाम दे सकता है। तो वो इसलिए आईपी को इफ कॉन्फ़िग करेंगे पहले, ताकि हमें ये मालूम पड़े कि हमारा जो वायरलेस लेन कार्ड है वो हमारी मशीन किस आइडेंटिफिकेशन से ले रही है। तो जैसे WLAN 0 के अंदर मेरी मशीन ने इसको लिया है, और ये इसकी मशीन की जो डिटेल्स हैं वो पूरी आ गई कि ये इतने सब मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट और ये सभी सपोर्ट करता है। इसका इथर आई मैक एड्रेस ये। तो वो मैक चेंजर टूल के अंदर आप देखिए, यहाँ पे सिंपल स्टेप्स हैं। मैक चेंजर टूल के अंदर आपने क्या किया है? मैक चेंजर टूल के अंदर आपने ये वाला पहला स्टेप कर दिया, एग्जांपल टूल में मैंने बताया। दूसरा, मैक चेंजर को रन करने के लिए मुझे सुपर यूजर परमिशन चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मैंने इस स्लाइड के अंदर लिखे हैं, ये सब कमांड मैंने सुपर यूजर के थ्रू लिखे। if config नॉर्मल कमांड है, तो इसको नॉर्मली मैंने रन किया तो रन हो गया। तो सबसे पहले अगर मुझे वायरलेस लेन कार्ड का अपना मैक एड्रेस चेंज करना है, तो सबसे पहले उसको डाउन करना पड़ेगा। डाउन करने के लिए क्या आया? sudo, मैं यहाँ पे लिखूंगा sudo, कमांड लिख रहा हूँ, ठीक है। sudo if config WLAN 0 config WLAN 0 और डाउन करना है, डाउन, एंटर करता हूँ। तो क्या हुआ? मेरा जो WLAN 0 है इसके अंदर अडेप्टर, वायरलेस अडेप्टर, वो अब डिसेबल हो गया। कैसे चेक करूंगा हुआ कि नहीं हुआ? फिर से IF कॉन्फ़िग करता हूँ। देखिए, अब मैंने जब इसके अंदर IF कॉन्फ़िग किया तो इसने अब मुझे केवल इथरनेट कार्ड की डिटेल बताई है, और वायरलेस लैन की जो डिटेल थी यहाँ पे वो अब मिसिंग है। यहाँ पे क्यों मिसिंग है? क्योंकि अब मैंने खुद अपने वायरलेस लैन अडेप्टर को डिसेबल कर दिया, डाउन कर दिया है। अब क्या करूंगा? नेक्स्ट मेरा जो इसके अंदर मैक चेंजर टूल मुझे देता है, वो देता है सीधा एक कमांड जिससे कि मैं इसको चेंज कर सकता हूं। तो कमांड क्या है इसके अंदर? हम देखें, सीक्वेंस में कमांड्स लिखी हुई है, कुछ ज्यादा करना नहीं है। sudo make changer -h,
तो इसके अंदर जो मैं नेक्स्ट कमांड दे रहा हूं वो कमांड दे रहा हूं sudo। sudo क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सुपर यूजर चाहिए। make changer -h। -h करने से क्या हुआ? h स्टैंड्स फॉर हेल्प। h का मतलब होता है हेल्प। ये मेक चेंजर के अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं पहले मैं ये समझ लेता हूं। तो ये यहाँ पे डिस्प्ले हुआ पूरा, आप देखिए। मेक चेंजर के आगे मैं डैश करके h लिखूंगा तो ये हेल्प मुझे देगा। क्या हेल्प देगा, क्या क्या ये टूल कर सकता है, सब उसने लिखा है। कि अगर मैंने डैश v लिखा है तो ये वर्जन बताएगा, अगर मैंने डैश एस लिखा है तो ये शो करेगा, अगर ये डैश ई लिखा है तो ये एंडिंग करेगा, और ये सब चीजें हैं। तो मैं अगर इसके अंदर डैश एस को टेस्ट करता हूँ, शो करे पहले, तो इसने ये बताया कि ये इसका यूजेस क्या है और ये किस तरह का और जानकारी ज्यादा चाहिए तो हेल्प कर लेंगे। ठीक है। अब मैं इसके अंदर जो दूसरा कमांड रन करता हूँ वो इसके अंदर अब सीधे मैं आर वाला कमांड रन करता हूँ। मेक चेंजर डैश आर किसको करना है? डब्ल्यू लेन 0। इंटर करूंगा तो क्या आया? करंट मेक एड्रेस जो है ये हो गया 42 A3 63 98 61 60। मेक चेंजर डिवाइस ने मेरे वायरलेस लैन कार्ड को एक नया मेक एड्रेस असाइन कर दिया। इसका परमानेंट जो एड्रेस है वो ये वाला है 04EA56। और जो न्यू मेक एड्रेस ने असाइन किया मेरा ये रेंडम कमांड चलाने के बाद, वो ये वाला एड्रेस असाइन हुआ। वापस एक बार कमांड चलाता हूँ। तो अब आप देखिए इसके अंदर करंट मेक कौन सा था? जो उसने न्यू मेक मेरे को भी असाइन किया था। कौन सा असाइन किया था? C28। ये करंट हो गया C28। परमानेंट क्या है? परमानेंट सेम रहेगा जो इस लैन कार्ड का ओरिजिनली मैन्युफैक्चरर ने दिया है, वो यहाँ पे बता रहा है 04E है, यहाँ पे भी 04E है, सेम है। नया मेक एड्रेस इसने अब एक नया ले लिया है। तो ये कौन सा मेक एड्रेस ले रहा है? यहाँ पे कुछ ले लिया था, यहाँ पे कुछ ले लिया है, कौन सा मेक एड्रेस ये ले रहा है? ये डिपेंड करेगा कि हम यहाँ पे कौन सा इसको कमांड दे रहे हैं। आर स्टैंड्स फॉर रेंडम, क्योंकि मैंने रेंडमली इसके लिया है तो ये कुछ भी एक रेंडम अपना मेक एड्रेस यहाँ पे इसको असाइन करते चल रहा है। रेंडम की जगह मैं यहाँ पर आर की जगह पी कर देता हूं। पी करने से क्या होता है? पी करने से ये परमानेंट वाला वापस से असाइन कर देता है। तो आप देखिए करंट इसका ये था जो कि इसने रेंडमली असाइन किया था, परमानेंट ये है, जब मैंने पी किया तो इसने वापस से अपना परमानेंट असाइन कर दिया। ठीक है। अब जैसा कि मैं बता रहा था कि यहाँ पे आप देखिए एक असेस पॉइंट इस तरह से सेट है जिसके अंदर कि ये कुछ मेक आईडीज, कुछ मेक एड्रेसेस ही उस असेस पॉइंट को असेस कर सकते हैं। तो अगर कोई हैकर इसके अंदर घुसना चाहता है इस लेन के थ्रू, तो उसको तब घुस पाएगा जबकि उसका इनमें से, इस लिस्ट में से कोई एक मेक एड्रेस हो। और मेक चेंजर जो है ये ऑप्शन भी आपको देता है। कैसे देता है? यूजिंग एक्सटेंशन एम। तो इसका कमांड क्या है? इसके अंदर कमांड दिया जो हमने यहाँ पे बताए,
इसका डेमोस्ट्रेशन कर दिया, इसका डेमोस्ट्रेशन कर दिया, अब हम इसका डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं। sudo make changer dash m टाइप डिजायर्ड मैक क्या है? सपोज मैं ये वाला डिजायर्ड मैक लेता हूँ, ये डिजायर्ड मैक मुझे अपने डिवाइस में असाइन करना है। तो डिजायर्ड मैक अब मैं इसके अंदर दूंगा डब्लू लेन के पहले दूंगा, तो डब्लू लेन के पहले मैंने डिजायर मैक एड्रेस दिया 00:01:42:12:1F डब्लू लेन 0। ये देखिए क्या हुआ है, ये जो करंट में इसका था जो कि परमानेंट एड्रेस था, इसने जो नया दे दिया है वो दे दिया है 00:01:42 जो मैंने अपना दिया, ठीक है, 00:01:42:0 जो भी दिया। अब अगर मैं इसके अंदर आईपी कॉन्फ़िग करूंगा, सो IF कॉन्फ़िग अब मैंने दबाया तो आप देखिए इसके अंदर क्या बता रहा है। IF कॉन्फ़िग के अंदर इसने मुझे बताया कि डब्लू लेन 0 मेरा जो कार्ड है, इसका जो मेक एड्रेस है वो है 00:01:42:0E121F। तो जब ये इस असेस पॉइंट को असेस करेगा, हाँ, जब ये इस असेस पॉइंट को असेस करेगा तो ये असेस पॉइंट क्या करेगा, जो पैकेट में मेक रिसीव हुआ है उसी को तो चेक करेगा अपनी टेबल से। अपनी टेबल में इसने देखा ये है तो ये इसको परमिशन दे देगा, हाँ, ये इसको परमिशन दे देगा। जब इसने इसको परमिशन दे दी तो ये पूरा नेटवर्क चेंज कर सकता है, ठीक है। तो परमिशन देने के लिए आपको इसको अप कर लेना चाहिए। तो ये जब हम चेंज कर देते हैं कमांड, इस कमांड के बाद अब मैं इसको अप भी कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर हुआ sudo if config किसको अप करना, डब्लू लेन 0 अप हो गया। IF कॉन्फ़िग देखता हूँ, देखिए पूरा आ गया। तो किसी सिस्टम में आपको एक्सप्लिसिटली ऑफ करना पड़ सकता है, जैसे इसके अंदर इसने हमने अभी करा, और किसी सिस्टम के अंदर ये जो सूडो कमांड हमने दी थी सीधे इसका ये लास्ट कमांड थी, ये जो मैंने मैनुअली एड्रेस चेंज किया था, तो ये मैनुअल एड्रेस कमांड के साथ ही ये अप भी हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है, अगर अप हो जाता है अपने आप वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा है तो इसको फिर एक्सप्लिसिट कमांड देके हम लोग अप कर सकते हैं। तो मेक चेंजर की जो भी सेटिंग है उस हिसाब से ये हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि आपने अपने मेक डिवाइस का परमानेंट एड्रेस किस तरह से चेंज किया। अब जब चेंज कर दिया है ये कब तक रहेगा, तो ये रहेगा जब तक आप सिस्टम को डिवाइस को रीस्टार्ट नहीं करते। जैसे ही आप अपने डिवाइस को रीस्टार्ट करेंगे तो बूटिंग होगी, स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो होगा, तो जो मेक एड्रेस परमानेंटली आपको असाइन है वही वाला मेक एड्रेस अपने आप वायरलेस लैन कार्ड आपका लेगा, ओरिजिनल परमानेंट एड्रेस पर रिस्टोर हो जाता है।
और ये मैंने आपको पहले ही बताया कि काली के अंदर ये एक्सचेंजर इनबिल्ट है, और दूसरे टूल्स भी इस तरह का जिन पे हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे वो सब इनबिल्ट है, इसलिए हम इसको सीधे कर पाए। तो अभी हमने देखा कि किस तरह से मैक चेंजर टूल का उपयोग किया जा सकता है, किस तरह से डिफरेंट एक्सटेंशंस का उपयोग किया जा सकता है। पहले डाउन करना पड़ेगा, फिर अप करना पड़ेगा कुछ भी करने के पहले। और इसको हमने चेक किया स्टैंडर्ड लिनक्स की इफ कॉन्फिग कमांड से। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अपना मेक एड्रेस कैसे चेंज कर सकते हैं, ये देखने के बाद अब हम ये समझते हैं कि पैकेट की स्निफिंग कैसे की जाती है। मतलब एक क्लाइंट जो है वो एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट से कनेक्टेड है, कोई दूसरा क्लाइंट भी इससे कनेक्टेड है, या ये भी हो सकता है कि कोई क्लाइंट कनेक्टेड है ही नहीं, लेकिन ये इसकी विसिनिटी में जितने भी वायरलेस वाईफाई फॉर्मेट में पैकेट ट्रांसमिट हो रहे हैं उनकी स्निफिंग कर सकता है, इसकी कैपेबिलिटी इसके पास होती है। बाय डिफॉल्ट ऐसा करने की उसको परमिशन नहीं होती है, लेकिन हम इसका ये जो मोड है इसको चेंज कर सकते हैं। मतलब बाय डिफॉल्ट मैनेज्ड मोड में होता है। मैनेज्ड मोड का मतलब होता है जो पैकेट आपके लिए है, आपके मैक एड्रेस पे आ रहा है, केवल आपको वही देखना है। लेकिन किसी भी क्लाइंट का अगर मोड में मैनेज से मॉनिटर कर दूं, तो मॉनिटर करने से क्या होता है कि उसकी विसिनिटी में, उसकी रेंज में जितने भी वाईफाई पैकेट आ रहे हैं, कोई भी किसी को भेज रहा है, वो सब पैकेट वो मॉनिटर कर सकता है, देख सकता है, स्नीफिंग कर सकता है। तो ये स्नीफिंग कैसे की जाती है, इसका हम एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन अपने काली ऑपरेटिंग सिस्टम पे देखते हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल कोड मैं आपको बता रहा हूँ, डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। काली ऑपरेटिंग सिस्टम आपने ऑलरेडी ऑन कर ही रखा है। सबसे पहले मैं इसके अंदर इफ कॉन्फिग से अपने सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेता हूँ। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि WLAN 0 इसका वायरलेस अडेप्टर है, और इस WLAN 0 के वायरलेस अडेप्टर पे ये इसका मैक एड्रेस। ये क्या कॉन्फ़िगरेशन में भी कनेक्टेड है, इसके लिए IW कॉन्फिग कमांड एक बार चलाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि IW कॉन्फिग ने ये बताया कि ये जो इसमें ईथर अपने वायरलेस लेन का अडेप्टर है, ये 802.11 स्टैंडर्ड पे काम करता है, और करंटली इसका जो मैनेज मोड है वो मैनेज्ड मोड है, और एक्सेस पॉइंट इसका क्या है, नॉट एसोसिएटेड, अभी ये किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। और दूसरी टेक्निकल इंफॉर्मेशन जितनी अवेलेबल है वो देख सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल कोड में हमने सबसे पहले इफ कॉन्फिग चलाया और नोट किया कि हमारा जो नेटवर्क अडेप्टर है वो WLAN 0 से दिखा रहा है। फिर हमने IW कॉन्फिग चलाया और इसने बताया कि जो मोड है फिलहाल में वो मोड इसका WLAN 0 का मोड मैनेज्ड मोड है। अब मुझे इसको मैनेज्ड मोड से मॉनिटर मोड में शिफ्ट करना है। तो ये जो शिफ्टिंग है मैनेज्ड से मॉनिटर के लिए, इसके लिए ये 3 स्टेप हम लोग करेंगे। सबसे पहले जितने प्रोसेसेस इसको असेस कर रहे हैं उसको किल करें, फिर इसको डाउन करेंगे, फिर हम इसका मॉनिटर चेंज करेंगे। और यूजुअली मॉनिटर जब चेंज करते हैं इसी कमांड में ये अब भी हो जाता है।
फॉर अ सेफर साइड अगर नहीं भी होता है तो हम वापस से इसको अप करेंगे, जैसा हमने पहले मैक चेंजर में किया था। और हमारा काम हुआ है या नहीं, मोड चेंज हुआ है या नहीं, इसको IW कॉन्फ़िग कमांड से फिर से चेक करेंगे। तो वापस से हम लोग चलते हैं अपने टर्मिनल पे, और टर्मिनल पे अब हमें सबसे पहले सूडो प्रिविलेजेस के अंतर्गत एयरमोन ng चेक किल रन करना है। हो गया रन। क्या किया इस कमांड ने, जितने भी प्रोसेसेस वायरलेस लेन अडेप्टर के लिए एंगेज कर रहे थे, चल रहे थे, सबको किल किया। ये नीचे मैंने नोट्स में लिखा भी अपनी स्लाइड्स के अंदर, आप देखेंगे स्पेशल कौन सा कमांड क्या काम कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो कमांड है जिसके थ्रू हमको चेंज करना है, उसको चलाने के पहले मुझे वायरलेस लेन को सबसे पहले डाउन करना पड़ेगा। तो ये जो अडेप्टर है इसको डाउन करने के लिए फिर से जैसे हमने मैक चेंजर में किया था वही वाला कमांड है वापस से। सो sudo if config wlen 0 डाउन हो गया। डाउन करने के बाद फिर इसके अंदर हम लोग इसको चेंज करेंगे। तो sudo में IW config wlen 0 एंड मोड मॉनिटर करना है, करा, एंटर करेंगे तो इसने बताया कि ये चेंज कर दिया है। तो ये जो 3 कमांड के सीक्वेंस हैं, इन 3 कमांड के सीक्वेंस से हमने क्या किया, पहले प्रोसेसर किल किए, wlen को डाउन किया, फिर मॉनिटर मोड में किया और ऑटोमेटिकली इसने wlen 0 को अप कर दिया होगा। फिर भी हम सेफर साइड हमेशा यही है कि हम वापस से इसको अप कर देते हैं। तो if config से डाउन स्टेट से अप स्टेट में करना है तो अप कर दिया। अब हुआ है कि नहीं हुआ है मोड चेंज, सो IW कॉन्फ़िग से मैं इसको टेस्ट करूंगा। तो आप इसमें अब देख सकते हैं wlen 0 802.11 मोड अब हो गया इसका मॉनिटर। तो मोर मॉनिटर होने का मतलब क्या है, ये मैं अभी आपको बताया था कि मैनेज्ड के अंदर ये जो वायरलेस अडेप्टर है ये केवल अपने जो इसके मेक एड्रेस पे पैकेट आ रहे हैं केवल उन्हीं को पढ़ेगा, उन्हीं को रीड करेगा, उन्हीं को संज्ञान में लेगा, बाकी को इग्नोर करेगा। लेकिन जब मॉनिटर मेट कर दिया है तो मॉनिटर मोड के अंदर अब जितने भी पैकेट इसके विसिनिटी में, इसके आसपास वायरलेस लेन 802.11 स्टैंडर्ड के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं, वो सभी की ये स्निफिंग चालू कर दे, है ना। तो पैकेट स्निफिंग के लिए अब ये इनेबल हो गया है। तो हुआ है या नहीं हुआ है ये कैसे मालूम पड़ेगा, तो इसके लिए अब आप देखें 2-3 कमांड हम और उसके बाद लिखे हैं। इसके अंदर एरोडम्प ng कमांड सबसे महत्वपूर्ण कमांड है, इसको अब हम चला के देखते हैं। तो जब हम इसको चलाते हैं यहाँ पे आके sudo लेना पड़ेगा, sudo एरोडम्प ng wlen 0, इसको हमने किया। तो अब आप देखिए इसने क्या कर रहा है, अब ये जितने पैकेट इसके विसिनिटी से जा रहे हैं उन सबका ये BSSID रिकॉर्ड करते जा रहा है, उनकी क्या पावर स्ट्रेंथ है वो करते जा रहा है, क्या डेटा रेट है, कितना ट्रांसमिट हो रहा है, कौन सा चैनल पे हो रहा है, ये पूरी डिटेल, कितना MB का है डेटा रेट, सभी चीजें इसके अंदर आ रही है। और ESSID आप देख सकते हैं कि एक ये HP का है, प्रिंटर मेरे पास रखा है यहाँ पे, वो कनेक्टिविटी है वो ऑन है। ये पोको F1 का कुछ ऑन है,
फिर ये कि डायरेक्ट कौन है, एक ये गैलेक्सी मोबाइल कोई है, ये वाला ऑन है। और इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो इसके अंदर जितने भी पैकेट्स ये रीड कर पा रहा है जो इसके आसपास में है, उन सभी को ये यहाँ पे दिखाते जा रहा है। ट्रिपल ITA का जो एक्सेस पॉइंट है वो ट्रिपल IT का एक्सेस पॉइंट भी दिखाते जा रहा है। तो अभी तक हमने डेमोन्स्ट्रेशन में इनिशियल चेक करने के बाद मोड को चेंज करके देखा, उसके बाद पैकेट स्निफिंग का एक डेमोन्स्ट्रेशन देखा कि कैसे एयरडम्प कमांड को यूज करके, टूल को यूज करके हम पैकेट स्निफिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, अब हम टारगेट पैकेट स्निफिंग की बात करेंगे। एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन इसका देखेंगे। टारगेट क्या है? पैकेट स्निफिंग में हमने देखा कि हमारे डिवाइस के आसपास उसके जितने भी डिवाइस आ रहे हैं, जितने भी कम्युनिकेशन चल रहे हैं, सबके पैकेट वहां पे लिस्टिंग हो रही थी और सभी का आ रहा था। टारगेट पैकेट स्निफिंग के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि हम किसी एक पर्टिकुलर जो लोग कनेक्टेड हैं, पर्टिकुलर किसी एक को फिक्स कर लें और उसी का पूरा कम्युनिकेशन हम लोग स्निफ करते रहें, रिकॉर्ड करते रहें, देखते रहें। और इसके लिए बहुत ही सिंपल ये कमांड यहाँ पे दी है। तो अगर आपने ये वाली कमांड ऊपर चला रखी है तो वहां से आपको ये जानकारी मिल जाएगी जो यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए बोला है। तो ये कमांड चलाने के लिए हमको क्या जानकारी चाहिए? हमको एक तो जानकारी चाहिए इसकी कि BSSID क्या है, और दूसरा ये चाहिए कि चैनल नंबर क्या है। तो BSID और चैनल नंबर दोनों हमें कहाँ मिलेगा? दोनों हमें ऊपर जो हमने कमांड चला रखी है उस कमांड के द्वारा मिल जाएगा। ये जो हमने कमांड यहाँ पे चलाई थी, तो इसमें ये BSSID है। हम एक बार और इस कमांड को चलाते हैं ताकि जो लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो हमको मिल जाए। तो उसके लिए sudo और कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें क्या चाहिए? पैकेट स्निफिंग के लिए एरोडम्प -ng wlen 0। तो ये जनरल स्निफिंग स्टार्ट हुई। अब आप इसके अंदर देखिए, ये पोको वाला जो एक सिस्टम है जिसका कि यहाँ पे ये दे रखा है, इसको हम लोग टारगेट स्निफिंग के लिए यूज करते हैं। तो Ctrl+C करता हूँ। इससे मुझे अब मिल गया कि ये जो पोको वाला वाईफाई एक्सेस पॉइंट है, इस एक्सेस पॉइंट का BSSID IP BC ये ID ये है, और दूसरा मुझे क्या चाहिए था? चैनल इसका ये है। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद अब मैं सिंपल जो कमांड उसकी है वो उसमें लिखता हूँ। क्या है कमांड? sudo करेंगे एरोडम्प ng -BSSID, फिर ये जो 6AB5CA 6AB5C उसका जो मेक ID एड्रेस है वही BSSID रहेगा। उसके बाद चैनल कौन सा है? इसका चैनल आप देखिए, चैनल है 8। सो चैनल 8 इज देयर। एंड इस पूरे टारगेटेड स्निफिंग का डाटा कहाँ पे जाएगा? तो इसके लिए एक फाइल क्रिएट कर दी है जिसका नाम है टेस्ट। इसको स्निफिंग कर करके इसका पूरा डेटा जो है वो टेस्ट फाइल के अंदर ये रिकॉर्ड करता रहेगा, wlen 0 जो है। तो टारगेट स्निफिंग की जो कमांड हमने दी उसके बाद ये रिजल्ट आया। आप देखिए, ये कंटिन्यूस स्निफिंग चल रही है। किसको स्निफ कर रहे हैं हम लोग? ये टारगेट है हमारा जिसका कि मेक ID ये है, और इस एक्सेस पॉइंट से ये वाला एक सिस्टम भी कनेक्टेड है, एक स्टेशन भी कनेक्टेड है जिसका कि मेक ID ये है। तो ये मेक ID का स्टेशन क्लाइंट जिसका कि FA6 है, वो ये पोको F1 एक्सेस पॉइंट जिसका मेक ID है उसके थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है।
और वो क्या कम्युनिकेट कर रहा है, ये पूरा कहाँ पे स्टोर होगा जाके, जो टेस्ट फाइल हमने बनाई है। क्या नाम था उसका? तो अगर मैं ls करूंगा यहाँ पे, तो आप देखिए ये ls करने के बाद, ls क्या कमांड है? ये लिनक्स का कमांड है फाइल को डिस्प्ले करने के लिए। तो ls करा जब मैंने, तो यहाँ पे ये देखिए फाइल इसने बनाई है test01 cap, test01.csv, test01. ये सब जो फाइल है, ये फाइल के अंदर क्या कंटेंट है जो हमने स्निफ किया है ये कम्युनिकेशन के अंदर। तो ये फाइल को जो है मैं डायरेक्टली यहाँ पे वायरशार्क टूल के थ्रू देख सकता हूँ। तो ये फाइल के अंदर क्या क्या कंटेंट है इसको हम अभी भी देख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सीधे कमांड लिखेंगे वायरशार्क, क्योंकि इसके अंदर जैसे मैंने बताया था काली के अंदर वायरशार्क भी इनबिल्ट है। तो वायरशार्क टेस्ट -01.cap, जब इसको ये कमांड दी जाएगी तो वायरशार्क जो है इसको खोल के बताएगा। और ये खोलने के बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या दिख रहा है। तो ये जो टेक्स्ट फाइल अभी हमने बनाई है, इसको जो हमने वायरलेस जो वायरशार्क पे खोला है, तो ये इस तरह से दिख रहा है। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर किस टाइम पे, किस सोर्स से, किस डेस्टिनेशन पे, किस प्रोटोकॉल के द्वारा कौन सी फ्रेम गई है, क्या उस फ्रेम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, ये पूरी जानकारी हम स्निफ कर पाए हैं। और जब यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो इसमें देखेंगे लाइन बाय लाइन जो फ्रेम के अंदर का डेटा है वो डेटा भी अवेलेबल है। लेकिन ये जो डेटा है ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, क्योंकि WPA2 जो प्रोटोकॉल है उसके अंदर वायरलेस लिंक पे भी इनक्रिप्टेड डेटा, हर पैकेट इनक्रिप्टेड जाता है। तो हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं इसके अंदर कि कंटेंट एग्जैक्टली क्या है, लेकिन कंटेंट अवेलेबल है। किसी तरह से अगर डिक्रिप्शन का टूल हमारे पास मिल जाए तो हम इसको डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं। तो उसको हम देखेंगे अभी कि किस तरह से इसको यूज करके और वायरलेस सिक्योरिटी को एंट्री सिस्टम के अंदर इंटर करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन एज ऑफ नाउ जो आपने देखा वो ये देखा है कि किस तरह से आप अपना मेक एड्रेस चेंज कर सकते हैं, किस तरह से आप पैकेट्स की स्निफिंग कर सकते हैं, किस तरह से आप टारगेटेड पैकेट की स्निफिंग कर सकते हैं। तो अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखेंगे कि किस तरह से पासवर्ड को ब्रेक करके सिस्टम के अंदर इंटर किया जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं WPA या WPA2 जो स्टैंडर्ड है, जो कि लेटेस्ट है, इसका पासवर्ड क्रैक कर सकते हैं क्या, और क्रैक करने का क्या तरीका हो सकता है। तो एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप में बता रहा हूं। एक एक्सेस पॉइंट हम लोग यहाँ पे रखे हैं जिसका कि पासवर्ड हमें क्रैक करना है। इस एक्सेस पॉइंट का पासवर्ड हम तभी क्रैक कर पाएंगे जबकि कम से कम एक क्लाइंट इससे कनेक्टेड, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन चल रहा हो, तो ही हम वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर पाएंगे जिससे कि पासवर्ड क्रैक करने की संभावना बनती है। तो हम एग्जांपल लेके चलते हैं। एक क्लाइंट 2 जो है, इस क्लाइंट जो कि कनेक्टेड नहीं है सस्पेंड से, इस क्लाइंट 2 के थ्रू हम स्निफिंग करके और पासवर्ड से रिलेटेड कुछ डिटेल्स लेके और फिर पासवर्ड इसका जानने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो ये 4 स्टेप्स में काम होता है। सबसे पहले आपको कुछ एक आइडिया होना चाहिए कि क्या पासवर्ड हो सकता है, किस रेंज में हो सकता है, कितने उसके अंदर वर्ड हो सकते हैं, कितने तरह के सिंबल्स, कैरेक्टर, नंबर्स यूज करता है बंदा।
इस तरह से अगर कुछ जानकारी होगी तो काम आसान हो जाएगा। और अगर इस तरह की जानकारी नहीं है तो थोड़ा आपको हायर कैपेबिलिटी की मशीन चाहिएगी जो कि आपका ज़्यादा प्रोसेसिंग कर पाए। तो इसके अंदर हम ये मान के चल रहे हैं कि मेरे पास जो इस असेसमेंट है उसके बारे में कुछ एक जानकारी है। क्या जानकारी है कि इसका जो पासवर्ड है ये 7-8 कैरेक्टर उसके अंदर होते हैं, कैरेक्टर नंबर या सिंबल जो भी हों। और ये जो कैरेक्टर सिंबल्स हैं ये पूरे ये वाले हैं ABC124 और @ इन्हीं के किसी कॉम्बिनेशन से मिलके पासवर्ड बना है, ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन मेरे पास है या मेरी गेसिंग है या जो भी बोल रहे हैं। तो सबसे पहला जो काम करना रहता है, जो भी आपकी गेस है उस गेस के हिसाब से ये टेक्स्ट फाइल एक बनाई जाती है। इसमें क्या होता है, ये जो क्रंच कमांड है, ये क्रंच कमांड जब आप रन करते हैं इस फॉर्मेट में, तो ये क्रंच कमांड ये पॉसिबल कैरेक्टर्स जो हैं इनके 7-8 लेंथ के सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना के इस फाइल में स्टोर कर लेता है। तो ये क्रंच कमांड का एक काम है। तो ये बना के हम पहले से रख लेंगे, इसमें सभी पॉसिबल पासवर्ड है। उसके बाद जो हमारा क्लाइंट टर्मिनल है ये वाला जो कि इससे कनेक्टेड नहीं है, इस पे अब मुझे 2 टर्मिनल विंडो चाहिएगी। जैसे अभी तक हम एक टर्मिनल विंडो से काम कर रहे थे, अब मुझे 2 टर्मिनल विंडो चाहिएगी। एक टर्मिनल के थ्रू मैं हैंडशेक का डेटा कैप्चर करूंगा और दूसरे टर्मिनल के थ्रू मैं इसका सपोर्टिंग एक्टिविटीज करूंगा। तो जैसा हम जानते ही हैं कि जो कम्युनिकेशन होता है एक्सेस पॉइंट और क्लाइंट के बीच में, सबसे पहले हैंड शेकिंग होती है और उसके बाद डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाता है। आपको अगर इसका पासवर्ड क्रैक करना है तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको इनको फोर्स करना पड़ेगा कि ये हैंड शेकिंग करें आपस में। या फिर आप फॉर्चुनेट है और पहली बार में जब वो स्टार्ट कर रहा है उस समय ही आप उसको स्निप कर रहे हैं तो पहली बार में आपको हैंडशेक डेटा मिल गया। और अगर नहीं मिला है तो आपको क्या करना है कि पहले जो इनका ऑन गोइंग कम्युनिकेशन है इसको डिसरप्ट करना है। तो जब ये डिसरप्ट हो जाएगा तो वापस कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए इनको हैंडशेकिंग डेटा शेयर करना पड़ेगा। तो ये जो WPA के अंदर पासवर्ड क्रैकिंग का मैकेनिज्म हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर आपके पास ये हैंडशेक डेटा होना चाहिए। अगर आपके पास एक बार ये हैंडशेक डेटा आ गया तो फिर सिंपल कमांड के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि जो पॉसिबल पासवर्ड्स आपने इस crack.txt फाइल में बनाए हैं वो इसके हैं या नहीं है। ये सिंपल कमांड आपको लास्ट में वो चीज बता देगी। और अगर पासवर्ड मिल जाता है उसके अंदर तो आपको पासवर्ड डिस्प्ले कर देगी ये पासवर्ड। और अगर पासवर्ड नहीं मिलता है तो ये बताएगी कि पासवर्ड यहाँ पे नहीं है, लेकिन जो नीडफुल इंफॉर्मेशन है वो हैंडशेक फाइल में फिर भी है। तो ये मल्टीपल इटरेशंस करेंगे हम। पहला ये हमारा गेस गलत हो गया तो फिर अब हम इसके अंदर कुछ चेंज करेंगे, क्रंच की दूसरी फाइल एक बनाएंगे। मान लो कि 7 से 8 की बनाई थी, फिर हम 6 से 8 की बनाएंगे, 2 से 5 की बनाएंगे। ये कैरेक्टर्स थे, ये कैरेक्टर्स की जगह कुछ और कैरेक्टर्स चूज करेंगे। तो ये हीट एंड ट्रायल वे में इटरेटिवली अगर करते रहेंगे तो संभावना है कि कभी ना कभी वो पासवर्ड इस तरह से टूट जाएगा। तो इस तरह से ही लोग करते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा डिमोन्स्ट्रेशन देखें। उसके पहले एक चीज और देख लें कि ये जो कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो रहा है, जो ऑनगोइंग कम्युनिकेशन है क्लाइंट 1 और एक्सेस पॉइंट के बीच में, और जो क्लाइंट 2 जो इसको स्निफ कर रहा है, ये हम ऑलरेडी डिमोन्स्ट्रेशन में देख चुके हैं कि स्निफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको मैनेज मोड से मॉनिटर मोड में आना पड़ेगा। और जब मैनेज मोड से मॉनिटर मोड में आ जाएगा तो फिर सिंपल कमांड से, ये सेट ऑफ कमांड है जो कि अभी हम वहाँ पे रन करेंगे। ये सेट ऑफ कमांड है जिससे कि हम डाटा कैप्चरिंग को करेंगे। और ये फाइनली कमांड है जो कि हम वहाँ पे टर्मिनल पे जाके इसको रन करेंगे। तो अब डिमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। दो टर्मिनल आपको मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है। एक ये ऊपर वाला टर्मिनल है
जिसमें कुछ कमांड चली हुई दिख रही है, फिर एक नीचे वाला टर्मिनल है जिसमें भी कुछ कमांड चली हुई दिख रही है। कौन सी कमांड चली हुई है? जिसको अभी अभी हम लोग डिस्कस किए हैं यहाँ पे, हैंडशेक से रिलेटेड। तो जैसा मैंने यहाँ पे बताया था पीपीटी में कि हैंडशेक के लिए हमें दो टर्मिनल की जरूरत पड़ेगी। एक टर्मिनल टारगेट स्निफिंग के लिए और दूसरा टर्मिनल हमको उनका ऑनगोइंग सेशन को इंटरप्ट करके और फोर्सफुल हैंडशेक करने के लिए। तो इसको हमने किस तरह से किया है, जो कमांड लिखे उसी को चलाया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं, आपके डिमोन्स्ट्रेशन पर्पज से लंबी लंबी कमांड है इसलिए पहले से चला के रखा है ताकि लिखने में टाइम समय खराब ना हो। तो सबसे पहले हमको करना है टारगेट स्निफिंग। तो ये जो सूडो एयरडम्प ngwlen0, ये कमांड जब हम चलाते हैं, अभी हमने देखा था डेमोन्स्ट्रेशन में, तो इससे हमें इसकी wlen0 की विसिनिटी में जितने भी ऑपरेशन चल रहे हैं, जितने भी कनेक्टेड इसकी रेंज के अंदर एक्सेस पॉइंट आ रहे हैं, उन सब के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आती है। तो यहाँ पे ये जो एसपी एक्सेस पॉइंट है, इस एसपी एक्सेस पॉइंट को मैं क्रैक करना चाहता हूँ। इसका डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग देखना चाह रहे हैं। तो इस एसपी में जो हमें जानकारी की जरूरत पड़ेगी इसको क्रैक करने के लिए, इसकी टारगेट स्निफिंग के लिए, एक तो इसकी BSSID की रिक्वायरमेंट रहेगी जो ये AE58 ये जो दे रखा, और एक हमें इस चैनल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, किस चैनल पे काम कर रहा था, चैनल नंबर 6 यहाँ पे है। तो ये इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से नोट करेंगे, और इसके अलावा हम ये इन्फॉर्मेशन नोट करेंगे कि ये जो AE58 SP एक्सेस पॉइंट है, इससे कौन सा स्टेशन कनेक्टेड है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये AE58 SP जो एक्सेस पॉइंट है, इससे हमारा ये D60808 ये वाला एक स्टेशन कनेक्टेड है, एक क्लाइंट कनेक्टेड है। तो जो हमारी ये रिक्वायरमेंट थी कि एक क्लाइंट इससे कनेक्ट होना चाहिए या हो रहा हो, होने का प्रोसेस कर रहा हो, तब हम केवल स्निफिंग कर पाएंगे इसके हैंडशेकिंग सिग्नल की। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें हम सबसे पहले ये जब इंफॉर्मेशन हमको मिल गई कि ये स्निफिंग की हमने, और इस स्निफिंग से ये सब इंफॉर्मेशन मिल गई, उसके बाद हमने टारगेट स्निफिंग की। टारगेट स्निफिंग के लिए जो हमारा कमांड था एरोडम्प ng, और ये वाला जिसकी हमें स्निफिंग करनी है, जिस चैनल पे स्निफिंग करनी है, और ये आपने देखा होगा राइट टेस्ट फाइल एक बनाई है। तो ये टेस्ट फाइल के अंदर वो जाएगा, जो भी डाटा है इसका कैप्चर करेगा वो इस फाइल में जाएगा। और कौन सी फाइल में जा रहा है, इसने जैसे नीचे बताया क्रिएटेड टेस्ट 05.cf, ये वाली फाइल इसने ये बनाएगा। तो इसको हम इससे चलता हुआ छोड़ के और फिर नीचे वाले टर्मिनल पे जाएंगे जहां से हमको इन्फॉर्मेशन मिल गई है। और नीचे वाला टर्मिनल जो है, इसके अंदर आप देखिए, इसके अंदर मैं डीऑथराइजेशन कमांड चला रहा हूं। तो ये एयरप्ले DUT 10 मीन्स 10 बार ये अपने पैकेट भेज के अटेम्प्ट करेगा कि इसका कम्युनिकेशन जो इस एक्सेस पॉइंट और इस क्लाइंट के बीच में चल रहा है वो डिसरप्ट हो जाए और ये वापस से अपना हैंडशेकिंग सिग्नल शेयर करे। और ये अपने WLAN0 के थ्रू कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जब मैं पहली बार चलाया इसमें, तो ये पूरा खत्म हो गया, लेकिन इसका रिजल्ट नहीं आया, जो कि संभव है। जब तक आपके यहाँ पैकेट जो आप भेज रहे हैं उसका कोलिशन होकर उसका टर्मिनेशन नहीं होगा, तब तक वो वापस से हैंडशेकिंग सिग्नल नहीं आएगी। लेकिन जब मैं इसको दूसरी बार चलाया सेम कमांड को 10 ऑथराइजेशन पैकेट के साथ वंस अगेन, ये जो 10 ऑथराइजेशन पैकेट में भेज रहा हूँ, ये लिमिट आपके हाथ में। आप इसको 50 भी कर सकते हैं एक ही बार में, 100 भी कर सकते हैं एक ही बार में, 5 भी कर सकते हैं, जितनी देर में आपको लगता है कि आराम से आपका क्रैक हो जाना चाहिए। तो जब मैं इसको दूसरी बार चलाया यहाँ पे, सेम टारगेट असेसमेंट, सेम टारगेट क्लाइंट,
तो आप देखिए ऊपर जो है, फिर ये वाली ऊपर वाले टर्मिनल के अंदर ये इंफॉर्मेशन आ गई कि WPA हैंडशेक हुआ है AE58 ये असेसमेंट का, और इसकी इंफॉर्मेशन अब कैप्चर हो चुकी है। तो ये जो हमारा टास्क था कि हैंडशेक को फोर्स करना और उसकी हैंडशेक के इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर लेना, ये अब हमारे पास आ चुका है, इस फाइल के अंदर आ चुका है। तो इस फाइल को बनी है कि नहीं ये देख लेते हैं। एलएस करेंगे तो फाइल का पूरा ही आ जाएगा। तो आप इसके अंदर देखिए कि जो टेस्ट 5 CSV है ये बन चुकी है। टेस्ट 5 जो CAP है ये बन चुकी है। तो ये जो टेस्ट 5 वाला हमारा रिक्वायरमेंट थी हैंडशेक से रिलेटेड सिग्नल की, अब वो बन चुकी। तो मेरा एक काम हो गया। क्या किया है मैंने एक टर्मिनल से टारगेट स्निफिंग की, एक असेस पॉइंट की जो कि SP असेस पॉइंट था, उससे एक क्लाइंट कनेक्टेड था। दूसरे टर्मिनल से मैंने फोर्सफुली इनका ऑनगोइंग इंटरप्शन को स्टॉप करके हैंडशेक सिग्नल शेयर करने के लिए आपस में फोर्स किया बाय दिस कमांड, बाय सेंडिंग 10 पैकेट्स, रैंडम पैकेट्स। तो इससे क्या हुआ, मेरे पास ये जो कमांड मैंने चला रखी थी और मैं कंटिन्यूसली स्निफिंग कर रहा था, हैंडशेक पे जो फाइल में जो हैंडशेक पे जो डेटा शेयर हुआ वो अब मेरे पास इस फाइल के अंदर आ गया है। और जैसा कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अनुसार ये जो हैंडशेक फाइल है इस पे की शेयर होती है लेकिन पासवर्ड शेयर नहीं होता है। तो ये जो की है, इस की का एनालिसिस करके आप पासवर्ड तक पहुंच सकते हैं। तो प्रोसेस उसका ऐसा रहता है कि पासवर्ड हम अपनी तरफ से दें और उससे की जनरेट करें, और ये की हमारे पास ये टेस्ट फाइल में हमको मिली है। जो की मैच होगी परफेक्टली उसका पासवर्ड भी एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। तो ये पूरा इसका थॉट प्रोसेस है जिससे कि ये चलता है। तो क्या पॉसिबल पासवर्ड्स हो सकते हैं, जो कि मैं डेमोस्ट्रेशन में पहले आपको बताया था, क्रंच कमांड अब चलाना पड़ेगा, क्रंच टूल यूज करना पड़ेगा। तो एक फाइल हमारे पास आ गई है टेस्ट 05 फाइल, जो अभी अभी हमने यहाँ पे देखा, जो हमने बनाया था यहाँ पर। उसने बताया हमको मैसेज देके कि अभी इसने ये हैंडशेक करके फाइल बना दी, टेस्ट 05.CAP क्रिएटेड। तो अब मैं नीचे वाला टर्मिनल बंद कर देता हूँ, इसकी आवश्यकता अब नहीं रही है। कोई भी एक टर्मिनल बंद कर सकते हैं। और इस वाले टर्मिनल पे अब मैं सबसे पहले अपना ये क्रंच फाइल, क्रंच कमांड यूज करके अपना फाइल बना लेता हूँ। सो क्रंच में आप देख सकते हैं कि 7 8 ये मिनिमम और मैक्सिमम जो आप के जो आपका वर्ड की आप लिस्ट बना रहे हैं उसमें मिनिमम लेंथ ऑफ द वर्ड कितना होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए। तो आर्बिट्रली मैंने इसमें 7 8 डाल दिया कि मिनिमम अब इस फाइल के अंदर 7 वर्ड का कीवर्ड होगा, पासवर्ड होगा, और मैक्सिमम 8 का होगा, जितने ही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। कौन कौन से कैरेक्टर्स का पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होगा, मेरे एक गेस के हिसाब से मैं इसमें लगा देता हूँ कि ABCD 1 2 3 समहाउ मैंने ऐसा गेस किया कि इसका इसी सब कैरेक्टर से मिलके 7 8 लेंथ का एक पासवर्ड इसमें यूज हो रहा है, ये गेस है। और कमांड को पूरा कर लेते हैं पहले, तो -o और crack.txt, crack.txt में क्रिएट कर लेते हैं। ये फाइल का नाम crack.txt हो जाएगा। तो इसको जब मैं
क्लिक किया तो आपने देखा यहाँ पे कि क्रंच विल नाउ जनरेट द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ डेटा, इतना डेटा उसने जनरेट किया 160। क्या है इस फाइल के अंदर? ये जो ABCD123 @ का यूज करके जितने भी पॉसिबल 7 और 8 डिजिट के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो सभी इसके अंदर आ गए। तो इसने ये बताया आउटपुट क्या है, क्रंच 100% कंप्लीटेड, जनरेशन आउटपुट हो गया। अब हम इसके अंदर फाइनली पासवर्ड क्रैकिंग वाला कमांड देते हैं। तो sudo एयर क्रैक ना, जिससे मैंने बताया था कि ये जो एयर क्रैक है ये एयर क्रैक -ng एक टूल है लिनक्स पे बना हुआ, काली में ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, नॉर्मल लिनक्स में आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से जितने भी स्पेसिफिकली आपको दिख रहे हैं। तो इसके अंदर हमको 05 इसमें क्रिएट हुई थी तो 05.cfp कर दिया, और ये जो टेक्स्ट फाइल में जनरेट किया हूँ, ये टेक्स्ट फाइल मैंने जो अभी जनरेट की थी किस नाम से जनरेट की थी, क्रैक नाम से, CRACK, crack.txt। तो इसको जब मैं करूंगा तो अब आप देखिए कि ये बता रहा है पूरा, ये पूरा बता रहा है कितनी मास्टर की है कितनी है, और ये कौन कौन से कॉम्बिनेशन ऊपर आ रहा है ये पूरा दिखा रहा है। हर कॉम्बिनेशन ये बनाते जा रहा है, चेक करते जा रहा है, बनाते जा रहा है, चेक करते जा रहा है। मास्टर की क्या होगी, ट्रांजिएंट की क्या है, और ये जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है कौन सी डेटा को ये लेके उसको चेक कर रहा है, ये पूरा उसको करते जा रहा है। और जहां पे भी इसको वो पासवर्ड मिलेगा जो पासवर्ड एक्चुअली में इसके अंदर सेव कर रखा है, वहां पे ये क्रैक बता देगा। और ऐसा भी संभव है कि जो हमने क्रैक फाइल बनाई है, जिस गैस पे बनाई है, वो गैस हमारा ठीक नहीं हो, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा और आपको मिलेगा कि पासवर्ड नोट फाउंड। और अगर आपका गैस ठीक रहा और उसी कॉम्बिनेशन के अंदर अगर मिल रहा है तो ये पासवर्ड आपको तुरंत बता देगा। तो अगर पासवर्ड नहीं मिलता है इसके द्वारा, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, इसका मतलब हमें अपनी जो क्रंच वाली कमांड है उसको मल्टीपल टाइम्स चलाना है, अलग अलग क्रंच कमांड करके अलग अलग पॉसिबल पासवर्ड्स की फाइल बनानी है, और फिर बाद में ये एयर क्रैक कमांड चलाना है। तो ये एक पासवर्ड को क्रैक करने का स्टैंडर्ड तरीका है जिसके द्वारा कि आप ये पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि जितने पॉसिबल पासवर्ड से इसके अंदर रख जाएंगे। और स्पेशली अभी आप देख रहे हैं कि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है इसके अंदर चलने में, क्योंकि मेरी जो मशीन है वो मशीन स्लो है। इसको अगर आप सुपर कंप्यूटर पे करें, हाई स्पीड मशीन पे करें, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर समय फिर बहुत कम लगेगा। अभी इसमें बता रहा है कितना, 16 मिनट का समय और लगेगा। तो ये चलता रहता है जब तक ये लास्ट, शुरू से लगा के लास्ट तक जाएगा ये, और जब तक ये लास्ट में जाके उसको फाइंड नहीं कर लेता है तब तक ये इस तरह से चलता रहेगा। तो 16 मिनट तक इस तरह से अब ये चलेगा। तो हम पॉज करते हैं और लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो हम वापस से देखेंगे। तो इसको, ये चल रहा है हमारा, इसको चलने देते हैं और वापस से एक बार हम अपनी स्लाइड पर जाते हैं। तो स्लाइड पे अगर आप वापस से देखें और एक थोड़ा सा रिवाइज कर लें जब तक वो हो रहा है, तो आपको ये एक मालूम पड़ेगा कि हमने क्या क्या किया है इस पर्टिकुलर वाईफाई सिक्योरिटी वाले प्रोटोकॉल लेक्चर में। तो हमने वाईफाई बेसिक्स को डिस्कस किया, ये सब देखा वाईफाई सिक्योरिटी कौन कौन से प्रोटोकॉल हो सकते हैं, वाईफाई का क्या जनरेशन चल रहा है, वायरलेस लेन का क्या जनरेशन चल रहा है, और ये आरटीएस सीटीएस क्यों काम करता है, कैसे काम करता है। फिर मैं इसमें से कुछ चीज़ें भी आपको बता दिया हूँ, और रिमेनिंग चीज़ें आप खाली सिस्टम पे ही डेमोस्ट्रेट खुद से कर सकते हैं। उसको आपको देखना चाहिए कि ये किस किस तरह के एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो सकते हैं, ये बाकी जो कॉमन अटैक्स हैं उनका डेमोस्ट्रेशन कैसे किया जाए, ऐसे ही सिंपल सिंपल कमांड यूज करके, और ये काली ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉल करके इसको यूज करके आप आसानी से कर सकते हैं। हमने जो डेमोस्ट्रेशन बताया है, एक तो मैं आपको मैक चेंज वाला बताया, तो मैक चेंजर के अंदर ये सब जो कमांड्स हैं, इन सेट ऑफ कमांड्स को रन करके आप
इस सेट ऑफ कमांड्स को रन करके आप पूरा वो कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमने देखा था मॉनिटर मोड कैसे करते हैं चेंज और पैकेट स्निफिंग कैसे करते हैं। उसके बाद हमने ये वाला देखा कि WPA का क्रैकिंग कैसे करते हैं। तो ये आपने देखा होगा ये इंक्रीमेंटल वे में है। आप WPA तब कर पाएंगे जब आपको टारगेट स्निफिंग मालूम होगा। तो टारगेट स्निफिंग पहले करेंगे, उसके बाद फिर WPA का क्रैकिंग का किया। और जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर आप क्रैकिंग कर सकते हैं अगर पासवर्ड बहुत आसान हो। और इसीलिए आपने देखा होगा अगर पासवर्ड आपने लंबा रखा है, बड़ा रखा है, कॉम्प्लेक्स रखा है, तो फिर इस तरह का जो प्रोसेस है जिससे भी हमने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज किया क्रंच कमांड लेके और इस तरह से पूरा हैंड शेकिंग सिग्नल को कैप्चर करके और ये करके, तो इस तरह से करने के लिए उसको बहुत बहुत समय लगेगा। थोड़ा भी अगर आपका ठीक ठाक लेंथ का पासवर्ड है जिसको स्ट्रांग पासवर्ड हम लोग बोलते हैं, तो वो पासवर्ड अगर आपके पास है तो वो पासवर्ड को क्रैक करने में आपको 3 महीने 6 महीने साल भर का समय अच्छी से अच्छी कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी वाली मशीन पर रखेगा। और इसीलिए ऐसा होता है कि आपको जो बैंक वगैरह और जितने भी फाइनेंशियल रिलेटेड और क्रूशियल ट्रांजेक्शन है उसमें हर 2 महीने 3 महीने वो आपका पासवर्ड एक्सपायर कर देते हैं, ताकि अगर किसी ने कोई क्लू ले भी रखा है और वो आपका अगर पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि आपने वापस से पासवर्ड चेंज कर दिया है, तो उसको वापस स्क्रैचेस से स्टार्ट करना पड़ेगा। वो जो हैंडशेक के अंदर इंफॉर्मेशन उसने कैप्चर की थी वो अब वैलिड नहीं रहेगी, उसको वापस से नई इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। तो लंबा पासवर्ड रखना, बड़ा पासवर्ड रखना, मल्टीपल कॉम्बिनेशंस का पासवर्ड रखना और फ्रिक्वेंटली पासवर्ड चेंज करना, ये एक स्टैंडर्ड सिक्योर्ड प्रैक्टिसेस का पार्ट है। तो आप देखें कि अगर आपके पास प्रॉपर टूल अपने लिनक्स पे इंस्टॉल है, आप अगर किसी कारण से खाली इंस्टॉल नहीं भी करना चाहते हैं, तो ये सब डायरेक्टली अलग से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने लिनक्स सिस्टम पे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए देख सकते हैं। तो ये वाला अब आप देखें, ये पूरा हमारा खत्म हो गया। 16 मिनट 38 सेकंड में इसने ये की बता दिया कि मेरा जो वाईफाई है उस वाईफाई से जिससे मैं कनेक्टेड था SP, उसका पासवर्ड था ABC @@123 और ये एकदम सही पासवर्ड जो कि मैं अब आपको दिखा भी सकता हूँ। तो इस तरह से जो है इसने पासवर्ड को क्रैक किया और ये पासवर्ड क्रैकिंग का रिजल्ट हमारे पास आया। तो ये जो पासवर्ड इसने बताया यहाँ पे, वो कैसे बताया है? सिंपल प्रोसीजर जो हमने बताया, अगर हैंडशेकिंग के टाइम पे आप डेटा को कैप्चर कर लें, हैंडशेकिंग डेटा को अगर आप कैप्चर कर लें, क्योंकि हैंडशेकिंग डेटा में क्या होता है, पासवर्ड का यूज करके जो की जनरेट की गई है जिससे ये इंक्रिप्शन होना है वो की का एक्सचेंज होता है। तो की इज नॉट द पासवर्ड, लेकिन किस पासवर्ड के द्वारा वो की बनी है उसका प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड। तो हमको वो की मिल गई और प्रोटोकॉल हमको मालूम था। पॉसिबल पासवर्ड से अगर हम डालेंगे कॉम्बिनेशन करेंगे जो कि हमने क्रंच कमांड से जनरेट किए, तो उससे कीज जिससे मैच हो जाएगी वो वाला पासवर्ड रहेगा। तो इतना आसान एकदम सिंपल प्रोसेस लगाया है। और सिंपली इसके अंदर आपके पास अगर बहुत कंप्यूटिंग पावर है तो आप आसानी से इसको लगा के और WPA2 पे जो कम्युनिकेशन होता है वायरलेस प्रोटोकॉल में उसको क्रैक कर सकते हैं। तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं, अगली बार नया लेक्चर लेंगे।